हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। क्या हाल चाल है सभी बच्चों के? कैसे हैं सभी बच्चे? सभी बच्चे बढ़िया हैं। पहले की क्लास जो थी, फर्स्ट क्लास जो थी, सभी को समझ में आया था, अच्छे से क्लियर हुआ था सारी चीज़ें? तो एक बार जल्दी से बता दो। और साथ ही साथ जो पहला हमने लेक्चर लिया था उसमें बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन हमने दिया था त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति क्या है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने इसकी बात की थी। साथ ही साथ मैंने त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है उसे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया था कि कैसे कैसे हम त्रिकोणमिति अनुपात की यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने कराया था, और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क करने के लिए दिया हुआ था। ठीक है, तो आई होप आपने वो होमवर्क देख लिया होगा करके, क्योंकि आज मैं होमवर्क अभी कराने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे होमवर्क कर लिए हैं वो अपने होमवर्क को, अपने आंसर को मैच कर लेना। और अगर जिन्होंने नहीं किया है या जिन्होंने ट्राई किया था और नहीं बना, वो एक बार यहाँ से देख लेना, समझ जाना कि किस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि भाई साइन कॉस टेन या फिर कोसेक सेक कॉट, ये सभी क्या है हमारे, ये सभी हमारे त्रिकोणमिति अनुपात है। त्रिकोणमिति अनुपात में हम मुख्य रूप से क्या क्या बात करते हैं कि हमारे पास अगर एक समकोण हो, समकोण त्रिभुज हो, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हो, मतलब ऐसा एक त्रिभुज जिसका एक कोण हमारा 90 अंश का होते हैं और अन्य दो कोण हमारे क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, जैसा कि हमको पता है। किसी एक न्यून कोण के सापेक्ष में क्या कर सकता हूँ, त्रिकोणमिति अनुपात ले सकता हूँ। जैसे कि मैंने अगर कोण ए के सापेक्ष, कोण ए हमारा क्या है, न्यून कोण है, तो इस न्यून कोण के सापेक्ष अगर मैं यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपात ले रहा हूँ तो लंब और कर्ण का जो अनुपात है वो हमारा साइन ए कहलाएगा, जहाँ ए मेरा क्या है, एंगल है, एक न्यून कोण है इस त्रिभुज का। आधार बटे कर्ण कॉस ए कहलाएगा। ठीक है, लंब बटे आधार मेरा टेन ए कहलाएगा। बात समझ रहे हो? साथ ही साथ एक बात मैंने आपको और बताई थी। क्या बताया था मैंने? ये बताया था भाई कि आपका जो साइन ए है उसका व्युत्क्रम होता है कोसेक ए, कॉस का व्युत्क्रम हो जाता है सेक, और टेन का व्युत्क्रम हो जाता है कॉट। करेक्ट, ये बताया था मैंने। इसका मतलब क्या बनता है कि कोसेक ए जो है उसको आप लिख सकते हो कर्ण बटे में लंब, सेक ए को क्या लिख सकते हो, कर्ण बटे में आधार, और कॉट ए को आप लिख सकते हो आधार बटे में कर्ण। यहाँ से इसका तात्पर्य ये भी निकलता है कि साइन कोसेक का व्युत्क्रम है तो कोसेक भी तो साइन का व्युत्क्रम हुआ, कॉस सेक का व्युत्क्रम है तो सेक भी कॉस का व्युत्क्रम हुआ, टेन कॉट का व्युत्क्रम है तो कॉट भी टेन का व्युत्क्रम हुआ। मतलब ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, व्युत्क्रम कहलाते हैं। और ये जो छह मैंने आपको बताया ये सभी क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात है। ठीक है, ओके। दूसरी बात, अगर मैं लंब और आधार की बात करूं यहाँ पे, तो लंब और आधार किसी भी समकोण का सदैव उसके न्यून कोण पे डिपेंड करता है, जिस न्यून कोण को आप ले रहे हैं। ये भी मैंने आपको पहले बताया था। जैसे मैं कोण ए को ले रहा हूँ तो ए के लिए बेटा बी सी क्या है, लंब है, और ए सी क्या है, आधार है। करेक्ट, और कर्ण सदैव वही का वही रहेगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। साथ ही साथ एक दो चीजें और बताई थी कि टेन ए बराबर हम लिख सकते हैं साइन और कॉस का अनुपात, और कॉट ए बराबर हम लिख सकते हैं कॉस और साइन का अनुपात। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या कर दिया था, बता दिया था। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे ये मैंने आपको दिया था होमवर्क, जिसने भी होमवर्क किया है फटाफट से एक बार थम्स सब करके बता दिए रहना किसने किसने होमवर्क किया है। अब यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में आपको जो दिया है उसको सबसे पहले आपको लिखना और उसका डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले लास्ट जब मैंने क्वेश्चन आपको कराया था, पिछले क्लास में जो क्वेश्चन कराया था उसमें कोण बी 90 अंश का था। यहाँ पे बोला है कि कोण ए 90 अंश का है, तो जो भी आपको 90 अंश का बोला है ना उसी को ही 90 अंश लो। कोई दूसरा 90 अंश ले लोगे तो मामला वहीं पे खत्म है। ठीक है, अब ये आपका कोड ए हो गया, ये मैंने कोड बी और कोड सी ले लिया। बाकी कोड बी और कोड सी कहीं भी लो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोड ए 90 दिया है तो उसी को 90 अंश लेना ही होगा। ए भी आपका दिया है बेटा 5 सेंटीमीटर, प्रश्न में बोला है। बी सी आपका दिया है 13 सेंटीमीटर, और ए सी आपका दिया है
12 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने क्या बताया था, समकोण के सामने वाला जो भुजा है वो बेटा कर्ण होता है, या सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। बिल्कुल सबसे बड़ी भुजा है, 13 सेंटीमीटर का भुजा है, सबसे बड़ी है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे दो प्रकार की स्थितियां हो सकती है, एक तो आप कोण बी को ले सकते हो, दूसरा आप कोण सी को ले सकते हो। दोनों ही क्या है, न्यून कोण है। ओके, दोनों ही न्यून कोण है उसके सापेक्ष। अब देखो हमारा जो पहले के तीन क्वेश्चन है, 1, 2 और 3, पहले के तीनों क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है भाई, पहले के तीनों क्वेश्चन जो है वो न्यून कोण बी को लेके चल रहा है। ठीक है, न्यून कोण बी को लेके चल रहा है, तो यहां से हम लिखते हैं न्यून कोण बी के सापेक्ष, न्यून कोण बी के सापेक्ष अगर आप देखोगे तो जो AC है बेटा आपका वो लंब हो जाएगा। AC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब आपका जो AC है वो 12 सेंटीमीटर का है, और आधार जो है वो आपका AB हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का, और कर्ण में कोई भी चेंजेस कभी भी नहीं आएंगे, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला था। BC आपका क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर का कर्ण आपका हो जाएगा। किसके सापेक्ष बेटा, न्यून कोण बी के सापेक्ष। चलो ध्यान दो, यहां से देखो अगर मैं लिखूं साइन बी, क्या लिखूंगा, लंब बटे कर्ण। लंब देखो कौन है, बी के सापेक्ष लंब हमारे पास AC है, कर्ण हमारे पास BC है। क्या लिख सकता हूं मैं, साइन बी बराबर मैं लिख सकता हूँ AC का मान 12 सेंटीमीटर, BC का मान 13 सेंटीमीटर, 12/13। साइन बी का वैल्यू देखो 12/13 आ गया। क्लियर है। सेम टू सेम कॉस बी की अगर मैं बात करूं, कॉस बी क्या लिखोगे, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे क्या हो गया आपका, ए बी आधार हो गया, बी सी आपका कर्ण हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कॉस बी बराबर, देखो ए बी आपका कितना दिया, 5 सेंटीमीटर का, करेक्ट, 5/13 आ गया। देखो ये भी आ गया और आपके पास ये भी आ गया। क्या आप 10 को ऐसे निकाल सकते हो, तो 10b का वैल्यू आप लोगों के लिए है, 10b का वैल्यू आप लोग निकाल के बताना। ठीक है, 10b का वैल्यू आप लोग निकाल के बताओगे। क्लियर है। चलो अब हम एक काम करते हैं, डायग्राम को एक बार फिर से बनाते हैं। ये कोण C हो गया, ये कोण A हो गया जो कि 90 अंश का है, ये कोण B हो गया। अब कोण C के सापेक्ष, कोण C के सापेक्ष देखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन C हमारे पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन C। लंब और ये आधार, क्या ये सबको क्लियर है, लंब और आधार सबको क्लियर होना चाहिए। सी न्यून कोण के सापेक्ष लूंगा तो सामने वाली भुजा लंब होगा, साइड वाला आधार होगा, कर्ण तो वही का वही रहेगा। ये आपका कितना है, ये आपका है 13 सेंटीमीटर, ये आपका है 5 सेंटीमीटर, और ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन सी बराबर सी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष में ले रहा हूँ, सी के सापेक्ष ले रहा हूँ। ये फिर भी लंब बटे आधार ही होगा, यहां से कोई सॉरी लंब बटे कर्ण ही होगा। ठीक है, ये फिर भी लंब बटे कर्ण होगा, लेकिन आपका जो लंब है इस बार क्या हो चुका है, ए बी लंब हो चुका है, कर्ण वही है आपका बी सी। ए बी का वैल्यू आपके पास क्या है, 5 है, बी सी कर्ण 13 सेंटीमीटर का है, तो साइन सी का मान 5/13। चलो 10 का निकाल के देखते हैं। 10 सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। सी के सापेक्ष देखो लंब कौन है भाई, ए बी है, आधार कौन है, ए सी है। तो ए बी आपके पास क्या है, 5 सेंटीमीटर का है, आधार आपके पास क्या है, 12 सेंटीमीटर का है, 10 सी का मान आ गया।
चलो भाई, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, cos c का वैल्यू आपको बताना है। आई होप कमेंट में सभी बच्चों ने बता दिया होगा cos c का वैल्यू। तो पहले क्या पूछा मैंने, tan b का वैल्यू बताओ, फिर मैंने क्या पूछा कि cos c का वैल्यू बताओ। ये दोनों आप लोग के लिए होमवर्क है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। त्रिकोणमितीय अनुपात के ऐसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं, 2 से 3 नंबर में आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा। 2 से 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने को भी दे सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को मिलेंगे। ये तो आपका होमवर्क था, ठीक है, जो कि आपको सॉल्व करना था। होपफुली कई बच्चों ने किया होगा, कुछ बच्चों ने ट्राई किया होगा, जिनसे भी नहीं बना है सबसे अब तो समझ में आ गया होगा, बन गया होगा। ठीक है, बढ़े आगे, क्लियर है, बढ़ जाए आगे। चले, अब त्रिकोणमिति सॉरी अब त्रिभुज पी क्यू आर की बात की जा रही है और क्यू समकोण कहा जा रहा है। क्यू समकोण है पी क्यू आर, ये 90 अंश, ठीक है। दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पी क्यू देखो दिया है 5 सेंटीमीटर। यार देखो, एक सिंपल सा फंडा मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, एक सिंपल सा फंडा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी ऐसा कंडीशन आपको दिया जाए, जैसे यहाँ पे दिया है पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेंटीमीटर दिया है, किसी एक भुजा के सापेक्ष लेकर चलोगे, आपका आसानी से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। किसी एक भुजा के सापेक्ष लेकर चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसको देख के ही आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट नहीं करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो और किसी एक भुजा के सापेक्ष ले लो। इसका मतलब यह है कि किसी एक को पक्षांतर कर लो, चाहे तो क्यू आर को पक्षांतर कर लो, चाहे तो पी आर को पक्षांतर कर लो, जो मर्जी उसको पक्षांतर कर लो, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, ओके, किसी एक के सापेक्ष आप कर सकते हो, क्लियर है सबको। चलो, तो अब यहां पे बढ़ते हैं। चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, ठीक है, अतः क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। बेटा पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर देखो, पी आर का वर्ग, पी आर हमारे पास क्या है, कर्ण है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पी क्यू का वर्ग प्लस आर क्यू का वर्ग, ये हम किससे लिख सकते हैं बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सर मुझे पी आर का तो वैल्यू पता नहीं है, मुझे पी क्यू का वैल्यू जरूर पता है, मुझे आर क्यू का वैल्यू भी नहीं पता। ये समीकरण पहला हो गया, ये समीकरण दूसरा हो गया। क्या लिख सकते हो आप, समीकरण एक से आप पी आर को क्या लिख सकते हो, पी आर बराबर देखो ध्यान से, क्यू आर को बेटा पक्षांतर किया तो 25 माइनस क्यू आर भी तो आएगा, है ना, ठीक है। और पी क्यू का मान, पी क्यू का मान देखो कितना दिया है भाई, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब यहां से हम क्या लिखेंगे, अतः भाई बेटा जो पी आर का मान है आपके पास, पी आर का जो वैल्यू है, क्योंकि पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर है, तो आप पी आर को लिख सकते हो 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू आर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। 25 का वर्ग कितना होता है भाई, 625 धन क्यू आर का वर्ग ऋण 2 गुणा 25 गुणा क्यू आर, तो 50 क्यू आर हमारे पास आ जाएगा, माइनस आ जाएगा सामने में, बराबर ये हो गया 5 का वर्ग 25
धन क्यू आर का वर्ग। क्लियर है? अब यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पे हमने कौन सी सर्व समीकरण लगाई, a माइनस बी का वर्ग बराबर a वर्ग धन b वर्ग ऋण 2ab वाला सर्व समीकरण यहाँ से हमने लगाया था, यही सर्व समीकरण लगाया था। तो ये सर्व समीकरण लगा के हमको ये मिल गया। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो दोनों पक्षों को ध्यान से देखोगे तो बेटा क्यू आर से क्यू आर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। दोनों पक्षों से क्यू आर कैंसल आउट हुआ। 50 क्यू आर ऋणात्मक है, इस पक्ष में धनात्मक हो जाएगा। 625 में से 25 को इस पक्ष में लाके घटा दो, यहाँ से 50 क्यू आर हमारे पास आ जाएगा। बचेगा बेटा 600 बराबर 50 क्यू आर। क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 600 बटे में 50। 5 छक्के सॉरी 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10। बेटा क्यू आर का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। भाई हाँ कि ना? सर क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आया तो क्या हम पी आर निकाल सकते हैं? बेटा चूंकि पी आर बराबर अभी हमने क्या लिखा था थोड़ी देर पहले, 25 ऋण क्यू आर। तो 25 ऋण क्यू आर करो भाई, तो 25 ऋण 12 कर दो, कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। पी आर का वैल्यू बेटा कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर आ गया। पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। पी आर का वैल्यू मतलब जो आपका कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर है। आर क्यू का वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है और पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। क्या करना है अब सिंपली आपको क्या कर लेना है, आपको सभी मान निकाल लेना है। साइन पी चाहिए, क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण। बेटा पी के सापेक्ष लंब हमारे पास क्या है, पी क्यू है। सॉरी, पी के सापेक्ष लंब हमारे पास क्या है, आर क्यू है। कर्ण पी आर है, आर क्यू और पी आर। चलो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, डायग्राम फिर से बना देता हूं मैं, ठीक है। और पी के सापेक्ष हम देख रहे हैं तो आर क्यू लंब हो रहा है और पी क्यू आधार हो रहा है, ये सामने वाला कर्ण हो रहा है। सही है। तो बच्चा यहां से एक चीज हमको समझना है कि हमारे पास क्या आ गया, साइन पी बराबर आर क्यू का मान हमारे पास क्या था, 12 सेंटीमीटर निकला था, ये 5 सेंटीमीटर दिया था, कर्ण 13 सेंटीमीटर निकला था। तो आर क्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर और कर्ण हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो साइन पी का वैल्यू 12/13 आ गया। कॉस पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, आधार पी क्यू हो गया, कर्ण पी आर हो गया, तो ये हो जाएगा 5/13। ठीक है। और 10p का वैल्यू दो तरीके से मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। एक तो नॉर्मली लंब बटे आधार कर सकते हो, तो लंब क्या हो जाएगा आपका आर क्यू और आधार क्या हो जाएगा आपका पी क्यू। तो क्या हो जाएगा 12/5। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका देखो, 10p बराबर आप लिख सकते हो साइन p बटे में कॉस p। तो साइन p का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, 12/13 हो गया भाई। कॉस p का कितना हो जाएगा, 5/13 हो गया। सिंपली यहाँ से आप देख सकते हो 10p क्या हो जाएगा, 13 से 13 कैंसल आउट, 12/5। सर ये सेम आंसर आया यहाँ से, देखो ये भी और ये भी सेम आंसर आ गया, 12/5। दोनों तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे तो साइन और कॉस का मान रख के निकाल लो, चाहे तो नॉर्मली जैसे हम अनुपात में निकालते हैं वैसे निकाल लो। ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉस 10 और हमारे पास साइन का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ चुका है। ठीक है। चलो कुछ अच्छा सा क्वेश्चन एक करते हैं, थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी होपफुली। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कॉस थीटा बराबर
p माइनस वन डिवाइड बाई p प्लस वन, यही दिया है ना। तो यहां से अतः लंब बराबर, लंब मिलेगा क्या? अरे यार सर यहाँ तो लंब मिलेगा ही नहीं, क्या करें? जो मिलेगा वो ले लो यार, आधार मिलेगा, आधार मिल जाएगा। ये क्या होता है हमारे पास? आधार बटे में कर्ण होता है ना। तो आधार क्या मिल जाएगा सर? p माइनस वन के मिल जाएगा। और कर्ण बराबर क्या मिल जाएगा सर? कर्ण बराबर p प्लस वन के मिल जाएगा। और ये हमने क्या किया है? माना है। देखो भाई k जो है कोई भी अचर पद हो सकता है, k का आप कुछ भी मान वहां पे रख सकते हो, ठीक है। k का आप कुछ भी मान रखो, ऊपर नीचे से कैंसिल आउट होकर वापस से आपको अनुपात p माइनस वन डिवाइड बाई p प्लस वन ही मिलना है। k को हम अनुपातिक नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुपातिक नियतांक बोलते हैं। और k एक क्या होता है? अचर राशि होता है। k का कुछ भी यहाँ पे आप मान ले सकते हो, ठीक है। तो हमने माना और इस प्रकार से लिखा। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं? देखो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग यार बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कहीं भी आपको दो मान दिए गए हैं तो तीसरा मान इसी से निकालोगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो कर्ण का मान तो हमें पता है सर, p प्लस वन के होल स्क्वायर। लंब का मान मुझे ज्ञात करना है, आधार का मान भी पता है, p माइनस वन के होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा मेरे पास पक्षांतर करने पे? लंब स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है भाई यहाँ से? p प्लस वन होल स्क्वायर के स्क्वायर माइनस p माइनस वन होल स्क्वायर के स्क्वायर। विस्तार करो, p का वर्ग धन एक का वर्ग एक हो जाएगा प्लस टू पी माइनस p का वर्ग माइनस एक का वर्ग एक हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हम ले लेंगे टू पी आ जाएगा। पूरे में से बेटा के वर्ग बाहर आ जाएगा। सर ये कैसे किया मत कहना यार यहाँ पर, है ना। देखो सिंपल ही बात है, a माइनस बी होल स्क्वायर करते हो मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, प्लस करते हो तो बेटा यहाँ प्लस मिलता है। सही बात है। तो देखो यहाँ से p का वर्ग a का वर्ग टू इंटू वन इंटू पी किया, है ना, ये वाला भाग मिल गया। इसी प्रकार यहाँ पे भी किया, माइनस का निशान सामने था इसलिए माइनस का इंटू करते गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? p वर्ग माइनस में आ गया, वन माइनस में आ गया और ये प्लस में आ गया। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। अगर आगे यहाँ से बढ़े तो यहाँ से एक चीज हमको क्लियर हो रही है कि यहाँ पर p वर्ग से p वर्ग कैंसिल आउट, वन से वन कैंसिल आउट, टू टू फोर हो गया तो फोर पी हो गया, फोर पी के स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। वर्गमूल अगर आप लोगे, वर्गमूल लेने पर लंब बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस टू रूट में p के। सर एक मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, प्लस माइनस है, क्या ये प्लस माइनस होगा? नहीं होगा भाई। हम माइनस वाले को लेंगे क्या? नहीं लेंगे, हम केवल किसको लेंगे? पॉजिटिव वाले को लेंगे। क्यों? क्योंकि लंबाई हमेशा धनात्मक होती है। तो लंब का जो मान है, लंब का जो मान है वो क्या होगा? वो टू रूट पी के हमारे पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू रूट पी के हमारे पास हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना था? एक बटे टेन थीटा का मान ज्ञात करना था। क्या लिख सकते हैं भाई? चूंकि
टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या लिखोगे, लंब बटे में आधार। सर अभी अभी तो हमने लंब निकाला है, बिल्कुल। लंब निकालेंगे 2√p आ जाएगा, k इंटू में है। आधार हमने क्या लिखा है, आधार p-1 k लिख रखा है। k से सर k कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां से हम देख सकते हैं 2√p डिवाइड बाई p-1 आया। इसलिए अगर मैं लिखना चाहूँ 1/10 थीटा, क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/में 2√p डिवाइड बाई p-1। हाँ या ना भाई, सही है। अब यहाँ से p-1 तो ऊपर चला जाएगा, बचेगा नीचे में क्या, 2√p, करेक्ट। तो यहाँ से p-1 2√p यहाँ से आपके पास आ जाएगा। क्लियर है आपको। तो यहाँ से 1 डिवाइड बाई टेन थीटा इक्वल p-1 डिवाइड बाई, ठीक है। तो यही आपका क्या है, आंसर। ठीक है, क्या क्लियर है, ओके ठीक है। तो बच्चा ये आपके पास एक होमवर्क है, सेम ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। आपको बस क्या करना है, वैल्यू रखना है, मान बताना है। टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, बाकी वैल्यू निकाल के आपको मान क्या कर लेना है, ज्ञात कर लेना है। साइन और कॉस के पदों में आपको मान को निकालना होगा, और ये जो ओवरऑल जो आपको वैल्यू दी गई है, इसमें मानों को रख के आपको मान निकालना होगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसे आप सभी बच्चे कर लेंगे, होपफुली अच्छे से कर लेंगे। मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।